हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण में सबसे पहले देखेंगे भाषा। तो भाषा उसे कहते हैं जैसे हम अपनी बात किसी को बोल रहे हैं या फिर लिख कर बता रहे हैं, तो उसके लिए हमें किसी माध्यम की जरूरत होती है। तो हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक जो मुंह से बोला जाए, लिखित जो लिखा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा का इसे उपभाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भाषा का एक स्थानीय रूप होता है। और बोली की एक विशेषता ये है कि सामान्यतः बोली में कोई साहित्य रचना नहीं होती, इसका कोई व्याकरण भी नहीं होता। और अगर बोली में साहित्य रचना की जाए तो उससे क्या होगा, ये विस्तृत क्षेत्र में फैलेगी। उससे फिर इसके व्याकरण का निर्माण होगा। अब व्याकरण बनते बनते फिर ये एक भाषा में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी की कुछ बोलियां देखते हैं। हिंदी की 5 भागों में बांटा गया है। पूर्वी हिंदी, उसमें आ गई अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसी प्रकार पश्चिमी हिंदी, उसमें आ गई खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू या हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। फिर आ गई बिहारी, बिहारी में आ गई मगही, मैथिली और भोजपुरी। राजस्थानी में आ गई मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, मालवी, ढूंढाड़ी और बांगड़ी। उसी प्रकार पहाड़ी में आ गई गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली। ठीक है, अब आता है लिपि। अब जैसे कोई बात हम किसी को बोल रहे हैं, तो बोल रहा है तब तक तो ठीक है, पर अगर हम उसे लिख कर बताना है तो लिखने के लिए हम किसी प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो जिन प्रतीक चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उससे ही हम लिपि कहते हैं। अब लिपि मैंने कुछ यहाँ पर लिखी है, जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी और फारसी। अब देवनागरी लिपि जैसे संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है, कोंकणी है, नेपाली, ये सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी जो है वह हमारी राज्य भाषा है और यह राज्य भाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण। अब जैसे हम किसी भाषा को बोल रहे हैं तो उसको बोलने या लिखने के लिए हम मतलब शुद्ध रूप से लिखने के लिए हमें उसके व्याकरण संबंधी जानकारी रखनी बहुत जरूरी होती है। जैसे हिंदी है, तो हिंदी को अगर हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो हिंदी को अगर हमें शुद्ध रूप से बोलना है तो हमें उसकी व्याकरण की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। तो व्याकरण की परिभाषा होगी, भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ण। वर्ण अब किसे कहते हैं? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं होते। जैसे मैंने ले लिया ये वर्ण ही, तो वर्ण के हमने टुकड़े कर दिए तो ये व और न बना। अब व आधा र और न बना। फिर अब इस व के मैं टुकड़े करूंगी तो क्या होगा? व प्लस अ। अब व के टुकड़े हो गए? नहीं हो गए, तो वह क्या है? एक वर्ण है। ठीक है, और वर्ण के मेल से ही शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। और वर्ण भाषा का मूल आधार होता है, क्योंकि वर्ण से ही शब्द बनते हैं और शब्द से ही वाक्य बनते हैं, इसलिए वर्ण को भाषा का मूल आधार माना जाता है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। वर्णों को भी 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। और जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब स्वर है और ये किसी बिना दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं। आगे अब आ जाते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद 2 होते हैं। ह्रस्व स्वर उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे, जैसे अ, ई,
उ और री, इनके उच्चारण में कम समय लग रहा है, इसलिए ये ह्रस्व स्वर है। उसी प्रकार दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगे, मूल स्वरों से दुगना समय लगे, तो जैसे अ है तो अ बोलने में ज्यादा समय नहीं लग रहा है। अब हम आ बोलने जाएंगे तो अ से दुगना समय लगेगा, इसलिए ये जो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये सब है वो सब दीर्घ स्वर है। अब आगे आते हैं व्यंजन। व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं, और व्यंजन स्वर रहित होते हैं। ये जो क, ख, ग, घ, ण, छ, छ, ज, ज ये सारे हैं, ये सारे मैं जो बोल रही हूँ वह स्वरों की सहायता से बोल रही हूँ। क में अ मिलाया तब जाके वो क बना, इसलिए हम बोलते तो क बोलने के बाद पीछे अ का स्वर लगता है, इसलिए इसे व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोल सकते हैं। तो ये सारे व्यंजन है हमारे। आगे बढ़ते हैं। नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन कौन से है? अड़, अण, न, न और म। उसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। अब ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह। अब उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास वायु छोड़ने वाली सांस के कर्षण से होता है। अब जो श है ऊष्म व्यंजन उसे कहते हैं जिसका उच्चारण, जो उच्चारण स्थान है उसके साथ ही जो छोड़ने वाली वायु या प्रश्वास है, प्रश्वास वायु है, उसके कर्षण से ये शब्द, ये जो वर्ण है वो बोले जाते हैं, इसलिए उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आगे है संयुक्ताक्षर। जैसे संयुक्ताक्षर में आते हैं श, त्र, ज्ञ और श। अब श, तो श किससे बना है? क, श और अ, फिर इससे बना है श। तो ये क व्यंजन, श व्यंजन और अ स्वर से मिलकर बना है श। उसी प्रकार त, र और अ से बना है त्र। उसी प्रकार ज, अ और अ से बना है ज्ञ। पर हम इस ज्ञ को हम क्या पढ़ते हैं? ज्ञ। तो ग आधा ग और य पढ़ते हैं, इसलिए इसे इसका ये भी माना जाता है कि ग प्लस य और अ से ज्ञ बना है। फिर आता है श, र और अ से बना है श्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संधि। तो अब संधि है, तो संधि उसे कहते हैं जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उसमें विकार उत्पन्न होता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। जैसे दो शब्द मिले, जैसे हमने ले लिया ये जब, ठीक है, ज और ब वर्ण से मिलकर क्या बना? जब। तो ये पहले तो ज और ब थे, पर ये दोनों मिले तब बना जब। तो इनमें परिवर्तन आया, मतलब परिवर्तन आया या फिर विकार उत्पन्न हुआ, तो वह क्या कहलाएगा? संधि। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं महा प्लस ईश, तो क्या बना? महेश। आ स्वर और ई स्वर मिलके ए बना, तो इसमें परिवर्तन आया, महा प्लस ई था, ईश था, उसका क्या बना? महेश। और आ और ई का ए बना, तो ये इसमें परिवर्तन आया, तो ये क्या कहलाएगी? संधि। ठीक है, संधि विच्छेद। वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है, अतः उन वर्णों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे ये महा है और ये ईश है, तो इससे क्या बना? महेश। अब महेश को वापस उसके मूल रूप में लाना, महा प्लस ईश, तो ये क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। ये तो है संधि विच्छेद, और ये जो महेश है वो क्या है? संधि। ठीक है, अब संधि के भी भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी है स्वर संधि। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे महा प्लस ईश, तो क्या बना? महेश। तो इसमें कौन से दो स्वर लगे? आ और ई, तो ये दोनों स्वर है, इसलिए ये होगी स्वर संधि।
फिर आगे आती है व्यंजन संधि। तो एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों में विकार उत्पन्न होता है। इस विकार से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईश, तो क्या बना वागीश। तो इसमें कौन से दो वर्ण मिले, क और ई। क क्या है, व्यंजन है, और ई स्वर है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि किसी दूसरे व्यंजन से या अथवा स्वर से, तो ये क्या होगा, व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं, विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अतः प्लस एव, तो क्या बना अतएव। अतः, अतः में कौन सा, ये विसर्ग लगा हुआ है, और अतः और एव, ए एक स्वर है, तो इन दोनों के मेल से क्या बना अतएव। तो ये कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि। ठीक है, और आज का हमारा वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होता है। और हम कल के वीडियो में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इन सब के डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।